हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सामान्य अध्ययन का जो है 30 प्रश्न आपके परीक्षा में एलटी ग्रेड में पूछा जाता है उसी का अध्ययन कराऊंगा। एलटी ग्रेड की देखिए सामान्य अध्ययन की क्लासेस को हम लोग पिछली क्लासेस से करते हुए चले आ रहे हैं और मैंने अभी तक आप लोगों को देखिए 12 क्लासेस करवा दी हैं सामान्य अध्ययन की, जिसमें 11 क्लासेस में मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन कराया है अपने तरफ से, और जो 12वीं क्लास है आपकी वो मैंने आप लोगों का जो एलटी ग्रेड का एग्जाम अभी हुआ है हाल फिलहाल में उसके प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। इसमें भी आपके वही 30 प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हल करने से आपको देखिए एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जीएस के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद करंट अफेयर के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर इसमें देखिए कुछ मैथ के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इससे आपको क्या है कि अपने आने वाले एग्जाम के लिए एक फीडबैक मिलेगा। आप अच्छे तरीके से फिर अपनी जो भी कमियां रहेंगी उसको सही करके और अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे द्वारा अभी आप लोगों को देखिए 3-4 क्लासेस में आपके जो ये एलटी ग्रेड के अभी एग्जाम हुए हैं उनके पेपर को ही कराने का मेरा लक्ष्य है और इसके बाद आप लोगों को अपने पेपर को अच्छे तरीके से देना है जिससे आपका जीएस में भी अच्छा नंबर प्राप्त हो और आपके जो खुद के विषय हैं उसमें भी। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए इसी तरीके से ये एलटी ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में 6 तारीख को, उससे संबंधित जो 30 प्रश्न थे उसको करना है। इसके पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 6 दिसंबर के ही सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। तो आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का करते हैं, फिर उसके बाद आगे आने वाली जो क्लास है उसमें 7 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का करेंगे। फिर उसके बाद 21 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए मेरे द्वारा जो आप लोग को सॉल्व कराए जाते हैं इसमें देखिए केवल आपको आंसर नहीं बताया जाता है बल्कि इसके साथ साथ आपको पूरी कंप्लीट व्याख्या भी कराई जाती है, जिससे क्या हो कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग हो तो भी आप लोगों को उसको सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और प्रश्नों को उसी तरीके से पहले की तरह ही जैसे हम लोग व्याख्या के साथ हल करते हैं उसी तरीके से हल किया जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा जो 2025 की आई हुई है उसी के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की प्रैक्टिस की जा रही है। और सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं वो ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को देखिए 10 क्लासेस सामान्य अध्ययन की कराई थी, 11 क्लासेस अभी पिछली क्लास में कराई है। तो इस प्रश्न को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो 4-5 एग्जाम हुए हैं इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न जो है मिलते हुए नजर आएंगे। तो इससे क्या साबित होता है कि मेरे द्वारा जो जीएस की क्लास कराई जा रही है आपकी ये काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग 6 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसमें देखिए मैं आप लोग को 100% करेक्ट सॉल्यूशन के साथ इसको कराऊंगा और वो भी व्याख्या के साथ। तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीएस का पहला प्रश्न पूछा गया था वो देखिए क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और इन इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जैसे देखिए दिया है पहला कि a + b = 8, ab = 10, तो a³ + b³ = 272 होगा। फिर दूसरा देखिए क्या दिया, यदि a - b = 4, ab = 2, तब a³ - b³ = 80। और तीसरा क्या दिया है, a + b = 15, तब a - 10 का क्यूब + b - 5 का क्यूब = 0। और लास्ट में क्या दिया है आपको कि a + b = 15, ab = 14, तब a - b = 13। तो जब आप देखिए इन सवालों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखिए आपका क्या होगा कि ये जो ए ऑप्शन है ये राइट होगा, सी वाला राइट होगा, डी वाला राइट होगा, यानी इसमें पूछा है आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जब आप हल करेंगे तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं आएगा। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 88 आएगा, लेकिन यहाँ दिया क्या है 80। तो इसके लिहाज से देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, आंसर हो जाए क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है बी। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसको देखिए सॉल्व करके दिखा दिया है कि जब आप क को सॉल्व करेंगे तो इसका 272 आएगा, ख यानी बी को सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए 88 आएगा, वहां 80 दिया था।
उसके बाद फिर देखिए जो तीसरा विकल्प है उसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए 0 आएगा, और चौथा जो है उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा +-13। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है राइट ऑप्शन जो है वो देखिए क्या है, बी होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो पहला देखिए क्या दिया कि कथन किया प्रदेश उष्ण होते हैं और इनमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि दृढ़ काष्ठ यानी कठोर वृक्ष जैसे एबोनी, महागोनी सामान्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया क्या गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं। तो इसमें देखिए जो ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, सदाहरित वन होते हैं, यहाँ पर देखिए पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ दिया है कि दृढ़ काष्ठ कठोर वृक्ष जैसे एबोनी, महागोनी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी जैसे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, अब फिर रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो कथन है ये भी आपका सही है। तो इसके हिसाब से देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए केवल एक नहीं होगा, ना तो ये गलत है केवल दो नहीं, बल्कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों, यानी इस दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 1 की व्याख्या देखिए क्या है कि ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, ये क्षेत्र पूरे वर्ष गर्म रहते हैं और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता, इसलिए वृक्षों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती और हमेशा हरे भरे दिखाई देते। कथन 2 देखिए क्या दिया, उसकी व्याख्या क्या है कि इन वनों में देखिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दृढ़ काष्ठ यानी कठोर जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं जिनकी लकड़ियां कठोर होती हैं, जिसमें देखिए एबोनी यानी आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना जैसे वृक्ष सामान्य रूप से मिलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से। यहाँ पूछा जा रहा है सुलह ए कुल की नीति किसने चलाई थी, यानी सुलह ए कुल की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी। यहाँ पर ये 4 शासकों का नाम दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है। तो पहला देखिए दिया गया अकबर, दूसरा दिया बाबर, तीसरा दिया जहांगीर और चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो सुलह ए कुल की जो नीति थी वो देखिए अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जहांगीर नहीं, बाबर नहीं, बल्कि किसके द्वारा चलाई गई थी, अकबर के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि सुलह ए कुल यानी सभी के लिए शांति की जो नीति थी वो मुगल सम्राट अकबर ने अपनाई थी। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों के बीच धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव और समावेशिता को बढ़ावा देना था। इस नीति को देखिए उसके दरबारी अबुल फजल ने विकसित किया और लागू किया था। ठीक, फिर देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए इन प्रश्नों को देख के आपको पता चल रहा होगा किस लेवल के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आप आइडिया लगा के और अपनी तैयारी को उसी तरीके से करिए। देखिए इसमें भी देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया। तो यहाँ देखिए अभिकथन क्या दिया गया है कि गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है, कारण इसका क्या दिया है कि गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहला जो अभिकथन दिया गया है कि गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है, ये देखिए गलत होता है। गहरे जल में जो जल होता है वो काला दिखता है, किसी भी प्रकार का रंग नहीं दिखता। गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये देखिए आपके कारण जो है सही। तो कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है, गलत। ये आपका सत्य है। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये भी नहीं होगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा यानी सही विश्लेषण। अभिकथन ए में क्या कह रहा है कि गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है, ये क्या है, असत्य है,
क्यों? क्योंकि देखिए गहरा समुद्र गहरा नीला या काला दिखाई देता है, रंगीन नहीं, जैसे इंद्रधनुषी रंग। प्रकाश के अवशोषण और प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। और कारण क्या दिया है कि गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये देखिए सत्य है। पानी के अणुओं और कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रेले स्कैटरिंग और माई स्कैटरिंग होता है, जो गहरे समुद्र के रंग के लिए जिम्मेदार है। लाल रंग सबसे पहले अवशोषित हो जाता है और नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है, जिसकी वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म धातु और खनिज सही सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर कुछ जो है आपको जोड़े दिए गए हैं, इन जोड़ों में बताना है कि कौन सा सही नहीं जोड़ा है। तो पहला देखिए दिया आधार धातु कोबाल्ट, कीमती धातु चांदी, अधात्विक खनिज हीरा, लौह मिश्र धातु निकेल। तो इसमें देखिए गलत को हमको ढूंढना है। तो देखिए लौह मिश्र धातु निकेल है, क्योंकि लोहा बनाने के लिए उसके साथ निकेल मिलाया जाता है। अधात्विक खनिज हीरा है, हीरा एक देखिए अधात्विक खनिज है। कीमती धातु चांदी, चांदी एक कीमती धातु है। लेकिन यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया देखिए आधार धातु कोबाल्ट, कोबाल्ट देखिए ये आधार धातु नहीं होता है बल्कि ट्रांजिशन होता है, यानी ये संक्रमण की धातु होती है, तो आधार धातु नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कोबाल्ट जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि आधार धातु जो कोबाल्ट दिया है यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट को देखिए आमतौर पर बेस मेटल नहीं माना जाता बल्कि इसे ट्रांजिशन यानी संक्रमण धातु या कभी कभी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक धातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आधार धातु देखिए वे क्या होती हैं कि जो आसानी से ऑक्सीकृत या संक्षारित हो जाती हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, ये सब क्या है आधार धातु होती हैं। लेकिन तांबा और कोबाल्ट नहीं होता है। इसके बाद फिर देखिए कीमती धातु चांदी, अधात्विक हीरा, लौह मिश्र धातु निकेल, ये सब क्या है सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ये आपका देखिए क्रोनोलॉजिकल प्रश्न है। इसमें देखिए पहला इसमें क्या दिया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा दिया है भारत में जीएसटी की शुरुआत, तीसरा दिया है भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत और भारत में नाबार्ड की स्थापना। तो देखिए इनमें से जो सबसे पहले देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो कब लागू हुई थी 1951 में। ठीक है, फिर देखिए भारत में जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 से हुई थी। भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत देखिए 1969 से हुई थी और भारत में नाबार्ड की स्थापना देखिए 1982 में। अब इसके आधार पर देखिए क्रम से आराम से लगाया जा सकता है। यानी इसमें देखिए पहला क्या होगा ये, इसके बाद फिर 2, इसके बाद फिर देखिए 3 और ये 4, यानी जो है जीएसटी जो है सबसे लास्ट में और भारत में पंचवर्षीय योजना पहले। अब उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। यानी हम यहाँ पर देखिए हमारा जो 1 है ये पहला होगा, तो 1 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी इसमें नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए हमारा जो दूसरा होगा वो देखिए दूसरा हमको ढूंढना है कि सबसे लास्ट में हमारा क्या है जीएसटी वाला, यानी ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो देखिए पहले जो जीएसटी है वो लास्ट में होगा, तो जीएसटी देखिए इसमें लास्ट में नहीं है, ये चौथा दे दिया है, ये फिर देखिए तीसरा दे दिया, जीएसटी इसमें लास्ट में दिया गया है, यानी ये देखिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है डी। देखिए एलिमिनेशन मेथड से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि सही कालानुक्रमिक क्रम इसका इस प्रकार से है। पहला क्या है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, उसके बाद फिर देखिए भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत 1969 में, भारत में नाबार्ड की स्थापना देखिए 12 जुलाई 1982 को और भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017। तो इस तरीके से इसका ये सही क्रम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है उसका नाम क्या है। यानी 16 महाजनपदों के बारे में जहां वर्णन किया गया है वो कौन सा ग्रंथ है बौद्धों से रिलेटेड। तो पहला देखिए दिया अंगुत्तर निकाय, दूसरा दिया बुद्धचरित, तीसरा दिया सुत्त निपात और चौथा दिया ललित विस्तर। तो देखिए जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है उसका नाम देखिए ललित विस्तर नहीं, सुत्त निपात नहीं, बुद्धचरित नहीं, बल्कि क्या है
अंगुत्तर निकाय। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख करने वाला जो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय है, जो बौद्ध धर्म के पाली त्रिपिटक का हिस्सा है। इसमें देखिए 16 महान राज्यों की सूची दी गई है, जिसमें देखिए काशी, कौशल, मगध, अवंती, गांधार, कंबोज जैसे प्रमुख राज्य शामिल थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, लेकिन बौद्ध परंपरा में अंगुत्तर निकाय मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 3 भारतीय बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे? यानी भारत के कौन से 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उच्च स्थान पर थे, और ये कब जारी हुआ था? 2022 में। तो देखिए दिया उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, और चौथा दिया गुजरात, केरल और पंजाब। तो इस सूची में देखिए जो सबसे बड़े राज्य शामिल थे वो देखिए गुजरात, केरल और पंजाब थे। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या है कि क्या है? गुजरात, केरल और पंजाब। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 2022 में गुजरात, केरल और पंजाब को बड़े राज्यों की श्रेणी में कब पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया था। यह सूचकांक देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को 6 व्यापक मापदंडों, जिस काम के प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता और नई पहल के आधार पे इतने सारे आधारों पर इसको ये जो है रैंकिंग प्रदान की गई थी। आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखिए यहाँ दिया गया, पहला क्या दिया है कि चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण क्या दिया है देखिए कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। ठीक है, तो देखिए चक्रवाती स्थितियां जो शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। ये देखिए आपका जो अभिकथन है ये क्या है? गलत है। कारण देखिए क्या है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, ये क्या है? सही है। तो देखिए इसका आपका अभिकथन गलत है और जो है कारण सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए सत्य है परंतु आर असत्य है, गलत। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य, ये नहीं हो। देखिए इसका सही क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। यहाँ देखिए ये चीज जो है उल्टा दे दिया है। यहाँ जब देता कि वायुमंडलीय दाब निम्न होता है और वायु ताप उच्च होता है तब ये सही होता है, लेकिन ये उल्टा दिया इसलिए गलत। तो सही क्या है? केवल कारण। ठीक, देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या है कि अभिकथन ए गलत है। शीत ऋतु में जब वायुमंडलीय दाब उच्च और तापमान निम्न होता है तो प्रति चक्रवाती स्थितियां बनती हैं। देखिए चक्रवात आमतौर पर निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए कारण क्या दिया है कि उत्तर भारत में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तापमान में गिरावट आती है जिससे भारी और ठंडी हवा के कारण प्रति चक्रवाती उच्च दाब स्थितियां उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से देखिए ये अभिकथन जो है गलत है लेकिन कारण आर सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। यानी इसमें पूछा गया है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो भारत में होगा तो किस शहर में होगा। दिया नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद। तो वह शहर जो 2030 कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा गेम्स की, वो देखिए नई दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, भोपाल नहीं, बल्कि कहाँ पर होगा? अहमदाबाद।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 में ग्लासगो में अपनी आम सभा में अहमदाबाद को शताब्दी सेंटेनरी खेलों का मेजबान घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, परिसीमन आयोग से रिलेटेड है। और परिसीमन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखिए आप लोगों को जो पहले प्रैक्टिस सेट करवाई है उसमें भी करवाया है। तो देखिए इसमें परिसीमन आयोग से संबंधित कथन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखिए पहला दिया, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा दिया है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं, और इसके आधार पर देखिए आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ए गलत, बी गलत, सी होगा, एक और दो दोनों, डी भी गलत। यानी इस क्वेश्चन का भी आपका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो परिसीमन आयोग से संबंधित ये दोनों कथन सही हैं। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में दोनों कथन एक और दो सही है। इसके आदेशों को देखिए किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाने के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये आदेश देखिए अंतिम और कानून के समान बन वाले होते हैं, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। यानी यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं और कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें किन कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। किस देखिए दिया, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल, दूसरा दिया ऑक्सीजन, तीसरा दिया है बर्फ और चौथा दिया है जल। तो देखिए इसका एक सूत्र है कि जो भी पदार्थ सबसे ठोस होते हैं उनके बीच जो कणों का आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है, और जो तरल होते हैं उनके बीच थोड़ा उससे कम होता है, और जो गैस होते हैं उनके बीच एकदम विरल होता है। तो उसके आधार पर देखिए मिट्टी का तेल जो है ये क्या है? ये भी तरल है। ऑक्सीजन जो है गैसी है। जल देखिए तरल है। बर्फ इसमें क्या है? ठोस है। तो इसकी वजह से इसके बीच के जो कण होंगे उनके बीच आकर्षण बल अधिक होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि आंसर बर्फ। ठोस पदार्थों में देखिए कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि कण कसकर एक दूसरे से बंधे होते हैं और उनकी गति सीमित होती है। आकर्षण बल का क्रम देखिए क्या है? सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। इसलिए देखिए बर्फ में आकर्षण बल सबसे अधिक होगा, क्योंकि बर्फ ठोस रूप में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में सत्य नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखिए दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह। दूसरा दिया हिमालय की तलहटी में स्थित है। तीसरा दिया भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और चौथा दिया संकटापन्न रॉयल बंगाल टाइगर का शरण स्थल घर है। ठीक है, तो इसमें से देखिए जिम कॉर्बेट के बारे में संकटापन्न रॉयल बंगाल टाइगर का शरण स्थल है, ये इनको यहाँ पर रखा जाता है, ये सही दिया गया है। यह भारत का देखिए सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सही, यानी सबसे पहले इसी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था ब्रिटिश काल, ये भी सही है। हिमालय की तलहटी में स्थित है, ये भी सही है। ये चीज जो है गलत दिया है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं। ठीक है, तो आपसे सही जो नहीं है वही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक, बाकी उसके बाद जितने भी सेंटेंस दिए गए वो सही। देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1936 में स्थापित किया गया था। तब इसका नाम क्या रखा गया था? हेली नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए ये दूसरा सेंटेंस दिया है कि हिमालय की तलहटी में स्थित, ये भी सत्य है। तीसरा दिया भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सत्य है। और संकटापन्न रॉयल बंगाल टाइगर का शरण स्थल है, ये भी सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में, यानी उत्तर प्रदेश का जो बजट 2025-26 का जारी हुआ है, तो उससे संबंधित कुछ योजनाओं का और उन पर खर्च जितना किया जाएगा उसका एक सूची है, तो उसी को आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, पहला दिया है पीएम कुसुम योजना, दूसरा दिया माइक्रो सिंचाई योजना, तीसरा योजना दिया राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन योजना, और चौथा दिया उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक नीति। ठीक है, तो इसमें आपको मैच करना। तो यहाँ देखिए पैसा दिया 650, 720, 300, 509। तो इसमें देखिए जो है कि पीएम कुसुम योजना जो है, इस पर देखिए सरकार खर्च करने की बात करती है 509 करोड़। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए माइक्रो सिंचाई योजना पर सरकार के खर्च करने की बात है 650 करोड़ रुपया, नहीं 650 नहीं 720 करोड़ रुपया। ठीक है, ये नहीं हो तो इसके आधार पे देखिए दो चीजों को हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहले ए का 4, तो देखिए ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4, यानी देखिए यहाँ पर केवल ए का 4 है, बाकी में नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। ठीक है, यानी क्या होगा आपका ए का 4 यानी पीएम कुसुम योजना 509, फिर उसके बाद माइक्रो सिंचाई योजना 720, फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन 650, और जो है डी का 3 यानी उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति के लिए 300 करोड़ रुपए की खर्च की जो है जिसकी जारी। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या क्या है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में योजनाओं का सही मिलान देखिए। पीएम कुसुम योजना 509 करोड़, माइक्रो सिंचाई योजना 720 करोड़, राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन 650 और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2022 के लिए 300 करोड़। ठीक है, तो सही कूट क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। फिर देखिए यहाँ पे भी कुछ लिस्ट दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अपने देश में जो राष्ट्रीय पहचान से संबंधित चीजें हैं और यहाँ पर उनका प्राणी शास्त्र यानी वानस्पतिक नाम साइंटिफिक नेम दिया गया है, वो आपको मैच करना है। देखिए राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष। तो यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय पशु है इसका देखिए सिंपल सा दोनों मैच दिया गया है, यानी बी का 2। तो आपके देखिए इस ऑप्शन में बी के 2 कहाँ कहाँ दिए गए, तो यानी देखिए बी का 3 दिया, बी का 4, यानी ये दोनों एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। अब उसके बाद हम लोग को देखना है कि इसमें दोनों में से कौन सा सही है। तो ए और बी में से आपका सही होगा। अब देखिए उसके बाद दिया है राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा देखिए क्या है? राष्ट्रीय पक्षी का पावो क्रिस्टेटस होता है, यानी ये ए का 3, यानी ए का 3 इसमें भी दिया है, ए का 3 इसमें भी दिया है। अब हमारा देखिए जो सोल्यूशन होगा वो किससे मिलेगा? सी और डी से। तो देखिए राष्ट्रीय पुष्प जो है उसका देखिए क्या दिया है और राष्ट्रीय वृक्ष का दिया है। तो राष्ट्रीय वृक्ष में देखिए हमारा क्या है कि सी का 4 यानी राष्ट्रीय पुष्प जो है नेलिम्बो न्यूसिफेरा और डी का 1। तो यानी देखिए ये क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए, यानी बी वाला जो है गलत। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर है ए। उत्तर क्या होगा? ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। सूची देखिए राष्ट्रीय पक्षी को पावो क्रिस्टेटस भारतीय मोर है, राष्ट्रीय पशु देखिए पैंथेरा टाइग्रिस बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प देखिए नेलिम्बो न्यूसिफेरा कमल है, और राष्ट्रीय वृक्ष देखिए फाइकस बेंगालेसिस बरगद है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी में सही से सही सुमेलित नहीं है। पहला देखिए दिया विद्धशाल भंजिका राजशेखर, भुवन कोश क्षीर स्वामी, प्रभावक प्रशस्ति चंद्रप्रभा सूरी, पृथ्वीराज विजय जयानक। तो इसमें देखिए पृथ्वीराज विजय जो है जयानक की है, सही है। प्रभावक प्रशस्ति चंद्रप्रभा सूरी की, ये भी सही है। विद्धशाल भंजिका राजशेखर की है, ये भी सही है। भुवन कोश जो है वो क्षीर स्वामी की नहीं बल्कि ये भी राजशेखर की ही है। तो इसके आधार पर देखिए आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही सुमेलित नहीं है और आपसे यही पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भुवन कोश की रचना राजशेखर ने की थी, न कि क्षीर स्वामी ने।
राजशेखर ने प्रसिद्ध नाटक विद्धशाल भंजिका की भी रचना की थी। पृथ्वीराज विजय की रचना देखिए जयानक ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और प्रभावक प्रशस्ति की रचना चंद्रप्रभा सूर्य ने की थी। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख किस देश से संबंधित है, यानी रबातक जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस देश से प्राप्त हुआ है। तो पहला दिया देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत। तो कनिष्क के संबंधित जो रबातक अभिलेख है वो देखिए भारत नहीं, नेपाल नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि कुषाण सम्राट कनिष्क से संबंधित जो रबातक अभिलेख है वर्तमान में अफगानिस्तान देश से संबंधित है। यह शिलालेख 1993 में उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से रबातक नामक स्थान पर मिला था। यह अभिलेख देखिए बैक्ट्रियन भाषा में है और इसे यूनानी ग्रीक लिपि में लिखा गया है। यह कनिष्क के शासनकाल यानी दूसरी शताब्दी ईसा के पहले वर्ष से संबंधित है। इसमें देखिए कुषाण वंश की वंशावली दी गई है, जिसमें कनिष्क के पूर्वजों जैसे कुजूल कडफसीस जो उसके परदादा थे, विम तख्तू दादा और विम कडफिसेस पिता के बारे में उल्लेख किया गया। वर्तमान में यह शिलालेख देखिए काबुल संग्रहालय अफगानिस्तान में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि दो बेलन की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे इनकी त्रिज्या को और इनकी ऊंचाई को, यानी इनकी त्रिज्या का मतलब क्या है कि R1:R2 क्या दिया है 2:3 और H1:H2 क्या दिया है 5:3। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा देखिए 10:9। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए नहीं, बी नहीं, सी। ठीक है, डी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पर हल दे दिया गया है कि पहले इनकी त्रिज्या को R1:R2 मानेंगे, हाइट को H1:H2। देखिए इसका रेशियो R1/R2 बराबर 2/3, H1/H2 5/3। फिर देखिए वेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH होता है। तो पहले बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे 2πR1H1 और दूसरे का निकालेंगे 2πR2H2। फिर देखिए इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा 2πR1H1 2πR2H2। फिर देखिए जब 2π से 2π कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा R1H1/R2H2 और हमारा R1 ये देखिए मान जो है इसको फिट करेंगे इसमें। तो देखिए दिए गए मान को रख देंगे 2/3 गुणे 5/3। फिर इसको गणना करेंगे तो लास्ट में क्या प्राप्त होगा 10/9। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका अनुपात 10:9। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है विषय संविधान के अनुच्छेद से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे यानी कुछ विषय दिए गए हैं और संविधान का अनुच्छेद दिया गया, उसमें सही सुमेलन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए दिया राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 53। तो देखिए इसमें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही से सुमेलित नहीं। तो देखिए राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो अनुच्छेद 56 सही है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें दी गई हैं अनुच्छेद 59 में दी गई हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो देखिए अनुच्छेद 54 में दिया गया है, न कि 53 में, यानी ये जो है आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यही आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या है डी। देखिए आंसर क्या है डी, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 53 सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए अनुच्छेद 54 में दिया गया। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने का प्रावधान है, बाकी सब सही सुमेल। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 20वां,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। यानी 2023-24 में भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन था वो कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया है 31,57.75 लाख मैट्रिक टन। दूसरा दिया है 33,22.98 लाख मैट्रिक टन। तीसरा दिया 31,56.16 लाख मैट्रिक टन। और चौथा दिया 32,96.87 लाख मैट्रिक टन। तो ये देखिए जो सूची में जो अनुमान था उसमें देखिए डी नहीं है, सी नहीं है, ए नहीं है, बल्कि क्या था 33,22.98 लाख मैट्रिक टन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड देखिए 33,22.98 लाख मीट्रिक टन था, जिसको देखिए 332.298 मिलियन टन भी कहा जा सकता है। पिछले वर्ष से देखिए 26.11 लाख टन अधिक था और चावल, गेहूं और श्री अन्न के अच्छे उत्पादन के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, तो 3 प्रकार के अन्न ज्यादा उत्पादित हुए थे, इसकी वजह से आंकड़ा जो है ज्यादा हो गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि 2025-26 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो बजट था 2025-26 का 8,04,736.08 करोड़ नहीं, 8,06,736.08 लाख करोड़ नहीं, 8,02,736.0 लाख ये नहीं, बल्कि कितना था 8,08,736.06 लाख करोड़। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का जो मूल आकार था 8,08,736 करोड़ रुपया था, जिसको देखिए 8.08 लाख करोड़ रुपए के रूप में भी कहा जा सकता है। इसके बाद में देखिए इसमें 24,496 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया 8,33,233.4 करोड़ रुपए, जो देखिए कि विकासात्मक प्राथमिकताओं, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। इसमें देखिए मुख्य फोकस किस चीज पर रखा गया, अवस्थापना के विकास पर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर, शिक्षा पर, कृषि पर, स्वास्थ्य पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब बनाने पर जोर दिया गया। राजकोषीय घाटा देखिए 2.97% का रखा गया, यानी लगभग 91,399 करोड़ रुपए लक्षित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। यानी इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन सा ऐसा, ये जो चारों दिया गया है, कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में। तो पहला देखिए दिया है ई सत्यापन योजना, दूसरा दिया निर्यात बंधु योजना, तीसरा दिया है पीएम कौशल विकास योजना और चौथा दिया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस योजना। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें से आपका देखिए ई सत्यापन जो है ये 2017 में शुरू हुआ, निर्यात बंधु योजना 2013 में शुरू हुआ, पीएम कौशल विकास योजना देखिए 2015 में शुरू हुई और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जीईएम जो है 2016 में हो। अब इसके अनुसार देखिए आपको क्रम से लगाना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये क्या है फोर्थ। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। तो देखिए हमारा जो है दूसरा जो है पहला है, यानी दूसरा इसमें दिया है, इसमें दिया है, इन दोनों में नहीं दिया, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए हमारा जो दूसरा दिया है 3 है, तो यानी देखिए 3 जो है ये, यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है कि 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो निर्यात बंधु योजना देखिए कब हुई, 2013 में, पीएम कौशल विकास मिशन 2015 में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस 2016 में और ई सत्यापन 2017 में। तो यही इसका क्रम है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ग्रंथ सही सुमेलित नहीं, यानी इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा जोड़ा है ग्रंथों से सही रूप से सुमेलित नहीं है।
तो पहला देखिए दिया गया है त्रिपिटक जैन धर्म, अंगुत्तर निकाय जैन धर्म। इसमें सही सुमेलित पूछा गया, सही सुमेलित नहीं बल्कि कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला तीसरा दिया है मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन धर्म। तो देखिए ये जो युग में दिए गए हैं, जोड़े दिए गए, इसमें सही सुमेलित देखिए कौन कौन सा है। देखिए भगवती सूत्र जैन धर्म से है, बिल्कुल सही है। मिलिंद पन्हो देखिए जैन बौद्ध धर्म से संबंधित, ये भी सही है। अंगुत्तर निकाय जो देखिए वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म से है। और त्रिपिटक भी देखिए बौद्ध धर्म से। यानी इस क्वेश्चन में देखिए आपका जो ये दोनों है ये गलत है, ये दोनों सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 और 4। यानी ये सही नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बल्कि क्या है 3 और 4 दोनों सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सही सुमेलन जो है 3 और 4 है। त्रिपिटक जो है देखिए बौद्ध धर्म के एक पवित्र ग्रंथ है जिसका अर्थ क्या होता है, 3 टोकरी। अंगुत्तर निकाय देखिए बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। मिलिंद पन्ह देखिए बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। और भगवती सूत्र देखिए जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों और 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। यानी विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा दिया उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तीसरा दिया उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और चौथा दिया दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो इसमें से देखिए विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है वो देखिए दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग नहीं, उत्तरी प्रशांत नहीं, दक्षिणी अटलांटिक नहीं, बल्कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, क्योंकि इसी से विश्व के सबसे ज्यादा जो व्यापारिक कार्य समुद्री व्यापार किए जाते हैं। ठीक, तो सही उत्तर क्या है आपका, आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है जो दुनिया के 2 सबसे विकसित और औद्योगिक क्षेत्रों यूरोप के पश्चिमी तट और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को जोड़ता है और विश्व के लगभग 1/4 विदेशी व्यापार को यह अकेले संभालता है। इसे लोकप्रिय रूप से देखिए बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग भी देखिए महत्वपूर्ण है लेकिन उत्तरी अटलांटिक जितना व्यस्त नहीं है। दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग भी महत्वपूर्ण है लेकिन ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में कम व्यस्त है। यानी चारों जो हैं व्यस्ततम रूट हैं लेकिन सबसे ज्यादा व्यस्त जो है उत्तरी अटलांटिक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो क्रोनोलॉजिकल प्रश्न की प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। तो पहला देखिए दिया है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, दूसरा दिया सतवंत सिंह साहनी बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली वाद, तीसरा दिया मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद और चौथा दिया है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। ठीक है, तो इसमें क्रम से आपको लगाना है। तो देखिए इसमें जो है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद जो हुआ था अपने देश में संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद 1950 में हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जो लास्ट में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, इन सब में सबसे बाद में हुआ। यानी इसमें और इसमें दोनों को हमको ढूंढना है। यानी पहला आपका ये होगा, तो यहाँ देखिए इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं, यानी आपका देखिए राइट ऑप्शन डायरेक्ट मिल जा रहा है 1 2 3 4। यानी ये सही आपके सुमेलित दिए गए हैं 1 2 3 4। यानी इसका क्रम जो है 1 2 3 4 जो दिया गया है हूबहू उसी तरीके से होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि दिए गए भारतीय न्यायिक मामलों का सही कालानुक्रम देखिए क्या है कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, सतवंत सिंह साहनी बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली वाद 1967, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद 1979। यानी ये चारों इस तरीके से है। तो देखिए आपका ये सही उत्तर बी था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 36 है तो इसका क्षेत्रफल क्या है।
तो देखिए त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, इनका अनुपात दिया गया है और इनका परिमाप दिया गया है। तो त्रिभुज की भुजाओं को देखिए हम लोग x मान लेंगे, तो 3x 4x 5x अनुपात हो जाएगा और इनका परिमाप 36 है। तो 3x 4x 5x को जोड़ देंगे और फिर इसमें हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कितना आएगा हमारा 3x 4x 5x बराबर क्या है 36। तो यहाँ आपका क्या आएगा 3 4 7 5 12x बराबर क्या हो जाएगा 36। तो आप x निकाल लेंगे, x आपका कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो आपका x का मान निकल गया। जिस देखिए त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है 3:4:5 होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो हम एक एक भुजा का मान निकाल लेंगे। तो पहली भुजा देखिए क्या होगी हमारा 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 9। दूसरी भुजा देखिए क्या होगी हमारा 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 12। और तीसरी क्या करेंगे 5 का गुणा 3 में करेंगे 15। ठीक है, अब इसमें आधार गुणे ऊंचाई का जो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उसके आधार पे हम इसको निकाल लेंगे। तो आपका देखिए जो आंसर आएगा वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सही उत्तर क्या है सी। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए हल कर दिया जैसे मैंने वहां पे किया। अनुपात दिया गया है तो भुजा हो जाएगी 3x 4x 5x, परिमाप दिया गया है तो फिर आप x का मान निकाल लेंगे 3 आएगा। तो भुजाओं की देखिए गणना करेंगे 9 12 और 15 आ जाएंगे। ठीक है, अब फिर देखिए जब अनुपात 3 4 अनुपात 5 में दिया तो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए सबसे छोटी दो भुजाएं आधार और ऊंचाई होती हैं। तो देखिए गणना क्या हो जाएगी 1/2 गुणे 9 गुणे 12 इसलिए करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका आएगा 1/2 गुणे 108 बराबर 54 स्क्वायर। ठीक है, 54 वर्ग जो है इसका आपका क्षेत्रफल होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया। अब देखिए यहाँ दिया गया है अभिकथन, दलहनी पौधों की गांठों में उपस्थित लेग हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण दिया गया है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाता है। तो देखिए ये जो अभिकथन और कारण दोनों दिया गया है, ये दलहनी पौधे जो होते हैं इनकी गांठों में उपस्थित जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपका देखिए सही है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाता है, ये भी सही है। तो इसके अनुसार देखिए आपका ये अभिकथन और कारण दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। तो देखिए ए सत्य है परंतु आर असत्य है, गलत। ए असत्य है, ये भी गलत। ए और आर दोनों सत्य, ये गलत। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। ठीक है, आंसर राइट है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि यह कभी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही स्पष्टीकरण करता है। अभिकथन देखिए क्या दिया है कि दलहनी पौधों की गांठों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी सत्य है। कारण जो दिया गया है लेग हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन वाहक के अणु के रूप में कार्य करता है जो जड़ों की गांठों के भीतर ऑक्सीजन के स्तर को नियंत्रित करता है। यह ऑक्सीजन को उस एंजाइम से दूर रखता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिसे नाइट्रोजिनेस कहा जाता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम देखिए ऑक्सीजन के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजिनेस के लिए एक अवायवीय या कम ऑक्सीजन वातावरण बनाए रखता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं, यानी शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए दिया औद्योगिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो गलत है। देखिए बेरोजगारी का कारण जो है इसमें देखिए ये औद्योगिक बेरोजगारी जो है शहरी क्षेत्र में होती है, शिक्षित बेरोजगारी भी शहरी क्षेत्र में। ये जो मौसमी बेरोजगारी है देखिए ग्रामीण क्षेत्र का लक्षण है। यानी देखिए सीजन में जब फसलों का सीजन होता है, मौसम होता है, तब लोगों के पास काम होता है और फिर जब फसलों का सीजन नहीं रहता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए ग्रामीण। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे यही पूछा है, राइट आंसर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि शहरी क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी का प्रकार नहीं पाया जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से कृषि आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में होता है।
जबकि देखिए औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं हैं। मौसमी बेरोजगारी देखिए क्या होता है कि यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, जहां काम साल भर नहीं होता है, जैसे मानसून पर निर्भरता, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, शहरी क्षेत्रों में नहीं। औद्योगिक बेरोजगारी उद्योगों के बंद होने या पुनर्गठन के कारण शहरी क्षेत्रों में होती है। शिक्षित बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम न मिलना, जो शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता के कारण आम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तनाकंद का सामान्य उदाहरण है, यानी तनाकंद का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो देखिए प्याज, अदरक, लहसुन, आलू। तो देखिए ये जो है सब ये जड़ के हैं, अदरक ये क्या है, आलू जो है ये तनाकंद का उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर डी है। व्याख्या क्या है कि तनाकंद का सबसे सामान्य उदाहरण आलू होता है। ठीक है, जो एक भूमिगत मोटा तना होता है और भोजन स्टार्च का भंडारण करता है, जिससे नई कलियां आंखें निकलकर नया पौधा बनता है। ठीक, अब देखिए इस पेपर में सबसे अंतिम प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, 30वां, कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया? पहले देखिए मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो कुछ और थी, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा घटाया गया? पहले 21 थी, अब उसको घटा के क्या किया गया, 18 किया। तो किसके द्वारा किया गया? तो दिया 79वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और 66वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए इसको कब किया गया था? तो 66वां संविधान संशोधन नहीं, 86वां नहीं, 79वां नहीं, बल्कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मतदान की न्यूनतम आयु को 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जिससे देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वोट देने की उम्र 18 वर्ष हो गई। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से लागू हुआ और इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आपके 6 दिसंबर के पेपर के पहले शिफ्ट में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनका बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और हमने उसको सॉल्व किया। और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन को देखने से एक अनुमान लग गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल प्रश्न, मैचिंग टाइम के प्रश्न, उसके बाद कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। और मैथ के भी सवाल जो बेसिक लेवल के हैं, क्लास 10 लेवल के, उनको भी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मैथ से भी देखिए 3-4 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो और इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आपको ना आते हो, जिस पर एकदम से आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, तो उनको टच नहीं करना है, क्योंकि इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग है। तो आपका अगर गलत प्रश्न करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस सब को ध्यान रखते हुए आपको अपने पेपर को हल करना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन के पॉइंट में मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको जरूर संशोधित करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।